जय हिंद। आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और फैक्टर डिस्टिलेशन पर। जो हमने पढ़ा था मिश्रण को अलग करने की विधि, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन। इससे आगे हम क्लास को आज ले चलेंगे और पढ़ेंगे कि मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मिश्रण हैं जिसको आसान विधि वाष्पीकरण तथा निस्यंदन जो होती है फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बाकी सारे मिश्रण को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन हम लोग पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हम क्लास में चलते हैं और पढ़ते हैं आसवन। आसवन कौन सा विधि है? जैसे कि हम लोग सब्लिमेशन पढ़े थे। सब्लिमेशन में हम लोग करते हैं क्या, तो कोई सब्लिमेट मटेरियल किसी अशुद्धियों के साथ मिला रहता है, अन्य पदार्थों के साथ मिला रहता है, तो उसको सब्लिमेट करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उस अन्य पदार्थ को एकत्र कर लिया जाता है, यानी कि उसको अलग कर दिया जाता है और एक सब्लिमेट मटेरियल को अलग किया जा सकता है। इवेपोरेशन में हम लोग पढ़े थे कि कुछ ठोस जो होते हैं वहाँ द्रव के साथ मिले रहते हैं, जैसे कि नमक और पानी। तो नमक पानी को इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। जब हम गर्म करेंगे तो नमक रह जाएगा और पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो जिससे हम पानी और नमक दोनों को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में हम पढ़े थे कि जैसे कि कुछ ठोस पदार्थ द्रव में मिले रहते हैं, उसको फ़िल्टर करके हम आसानी से अलग कर सकते हैं। पानी अलग हो जाएगा और ठोस जो पदार्थ है वहाँ छन जाएगा, फ़िल्टर हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन से हम कुछ मिश्रण को अलग किए थे। और आगे की क्लास में जो हम अब पढ़ेंगे वहाँ अभी पढ़ रहे हैं डिस्टिलेशन। आश्वन क्या होता है? आश्वन में हम क्या करते हैं, चलिए आश्वन के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका यूज लिक्विड और लिक्विड के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, आसवन। आसवन में क्या होता है, चलिए इसका उपयोग लिक्विड और लिक्विड को अलग करने के लिए किया जाता है। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम इसे लिक्विड और लिक्विड को अलग करते हैं। इसका यूज ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो। ठीक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और शराब का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो जैसे हम शराब और पानी को मिला दिए हैं, तो उसमें से पानी और शराब को अलग करना है, तो उसको किस विधि से अलग करेंगे? उसको डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से अलग करेंगे। इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। डिस्टिलेशन, आसवन, आसवन की प्रक्रिया से अलग करेंगे। तो जैसे कि इस विधि में दो ऐसे पदार्थों को अलग किया जाता है जिसके बीपी में अंतर हो। बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो। दो ऐसे पदार्थों को अलग किया जाता है इसमें, इस प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया में दो ऐसे पदार्थों को अलग किया जाता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, जैसे कि शराब और अल्कोहल।
शराब, पानी, वाटर और ऑयल परफ्यूम के निर्माण में। जैसे शराब, परफ्यूम निर्माण में, पानी तथा तेल का मिश्रण, इस सब को अलग किया जाता है किस विधि से? डिस्टिलेशन विधि से अलग किया जा सकता है। इसको आप लिख लीजिए और आगे कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस फैक्ट्स को लिख लीजिए कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर जो बनता है उसमें बेकिंग पाउडर बनाने के लिए टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। जो टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। उसी टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है। इथेनोइक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे जस्ते का फूल जेडानो, PbO, LiO और Al2O3SNO। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है सो बताइए? टेफ्लॉन होता है आपको नॉन स्टिकी बर्तन। टेफ्लॉन होता है नॉन स्टिकी बर्तन, ऐसे बर्तन जिसमें पदार्थ खाना बनाने वाली सामग्री जो है वहाँ उसमें चिपकती नहीं है, वो टेफ्लॉन का बना होता है। वहाँ जो मटेरियल होता है वह टेफ्लॉन का बना होता है। तो लिख लीजिए। और टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? तो टेफ्लॉन फ्लोरीन का पॉलीमर है। फ्लोरीन एक मोनोमर है और फ्लोरीन का पॉलीमर है टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिकी बर्तन टेफ्लॉन का ही बना होता है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला जहरीला गैस है। क्या है? मस्टर्ड गैस। इसको भी लिख लीजिए, यहाँ एक तथ्य है। मस्टर्ड गैस को रासायनिक युद्ध क्या हुआ? एटम बम का जो वार होता है, हाइड्रोजन बम का जो वार होता है, एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एटम बम का किया ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन परियोजना के तहत। और हाइड्रोजन बम का जो है वह नाभिकीय अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि एटम बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम बनाया आपको एडवर्ड टेलर ने बनाया और एटम बम बनाया ओपेनहाइमर ने, जिस पर एक मूवी भी बनी है, बहुत ही सही मूवी है। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में सबसे पहले विश्व में जो एटम बम का विस्फोट किया गया था, उसके बाद से पूरे विश्व में बहुत ही भारी क्षति हुई थी जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसमें लिटिल बॉय और फैटमैन नाम का बम गिराया गया था, जिसमें यूरेनियम का आइसोटोप और पोलोनियम का आइसोटोप यूज किया गया था। ठीक है, तो उसको भी लिख लीजिए आप कि 6 अगस्त को आपको लिटिल बॉय इस्तेमाल किया गया था। ये एटम बम का नाम था। और फैटमैन जो इस्तेमाल किया गया था 9 अगस्त को इस्तेमाल किया गया था, 1945 में इस्तेमाल किया गया था। एक और विधि होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके बारे में भी लिखिए। इससे हम पेट्रोलियम अलग करते हैं। जैसे डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मोम बनता है। मोम भी, चारकोल भी, ये सब पेट्रोलियम के ही पृथक किए गए पदार्थ हैं। पेट्रोलियम से ही पृथक किया जाता है। इसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है, सभी के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है और इसी तरीक़ा से इसको अलग किया जाता है। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसका यूज ऐसे मिक्सचर को, कंपाउंड को सेपरेट करने में होता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर हो। देखिए हम लोग डिस्टिलेशन पढ़े थे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, लेकिन शराब जो है वहाँ आपको नहीं उबलेगा और शराब आपको जल्दी जमेगा भी नहीं। जैसे पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको बर्फ़ बन जाता है, लेकिन शराब में क्या होता है, तो शराब को आप 0 से माइनस में भी ले जाएंगे तो वो जल्दी बर्फ़ नहीं बनेगा, शराब नहीं जमता है।
और इसकी बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर होता है डिस्टिलेशन में, आसवन में। प्रभाजी आसवन जो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें कम अंतर होता है, यानी कि डीजल, पेट्रोल और केरोसिन इत्यादि जो तेल होंगे इसमें कम अंतर होगा इनके बॉइलिंग पॉइंट में, और इसी विधि से हम इसको अलग करते हैं। तो चलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, इसको बोला जाता है प्रभाजी आसवन। यहां लिख लेते हैं। ऐसे पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके बीपी में कम अंतर हो। एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिगर, उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए (400 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस और 370 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कम अंतर है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इसके बाद हम 200, अंत में चलते हैं 150, ठीक है। अंत में ऊपर जाते वक्त यहाँ और थोड़ा कम हो जाएगा और ये पहुँच जाएगा आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे जब पहुँचेगा तो 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छिद्र है, ठीक है। गरम किया जाता है, फ्यूल ऑयल और डीजल यहाँ बनता है। देखिए फ्यूल ऑयल, इसमें डीजल, ठीक है। केरोसिन, पेट्रोल, ये केरोसिन, पेट्रोल, और इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, सबसे ठंडा गैस इसमें जो यहाँ बनता है, ठीक है, जो निकल जाता है ऊपर से। इसी तरह से इसका अलग किया जाता है। और ये बताइए सेंट्रल पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देहरादून में है। केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। पेट्रोलियम गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर में मापते हैं। पेट्रोलियम कितना बढ़िया है उसका मापन जो होता है वहाँ ऑक्टेन नंबर में होता है, याद रखिएगा। और लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है वहाँ आपको कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? तो जामनगर में है।
और पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? पेट्रोलियम से संबंधित कारखाना कहाँ खोला गया था? सबसे पहला तेल का खोला गया था, तेल शोधक कारखाना सबसे पहले डिगबोई में, असम में खोला गया था, डिगबोई में। और बिहार में कहाँ पे, ये बताइए? बिहार में बहुत अत्यधिक आवश्यक है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि बिहार में कहाँ पे है। तो बिहार में याद रखिएगा कि बरौनी में है, बेगूसराय जिला में बरौनी में बिहार में है तेल शोधक कारखाना। और पेट्रोलियम की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर में मापते हैं, याद रखिएगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर पे मापते हैं। पेट्रोलियम का सबसे पहला जो तेल शोधक कारखाना है वहाँ आपको डिगबोई असम में है। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्रीय अनुसंधान संस्थान वहाँ आपको देहरादून में है। और सबसे बड़ा जो है भारत का पेट्रोलियम तेल शोधक कारखाना जो है वहाँ आपको जामनगर में है। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। यहाँ सब तथ्य पूछे जाते हैं। जामनगर गुजरात, डिगबोई असम, पहला तेल शोधक कारखाना। पेट्रोलियम की गुणवत्ता, यानी कि पेट्रोलियम कितना बढ़िया है, पेट्रोलियम बढ़िया है, कितना बढ़िया है, इसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी हम अपने को ऑक्टेन नंबर में मापते हैं। जैसे कि दूध की गुणवत्ता को लैक्टोमीटर से मापते हैं, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, उसी तरह पेट्रोलियम की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर में मापते हैं, याद रखिएगा। क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं और एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी से क्या किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी से रंग को अलग किया जा सकता है। यहाँ आप तथ्य को लिख लीजिए कॉपी में कि क्रोमेटोग्राफी से रंग को अलग किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के रंगों को अलग किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है सो बताता हूँ मैं। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीय, ठीक है, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण में कोलाइडी विलयन को अलग किया जा सकता है। कोलाइडी क्या होता है? दूध और पानी मिला दिया जाए तो वही कोलाइडी विलयन है। यहाँ तक कि पानी नहीं भी मिलाया जाए तो भी दूध एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी को सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं। कोलाइडी को, यानी कि कोलाइडी को आप अलग कीजिएगा तो दूध को जब आप मथिएगा तो वहाँ मक्खन निकलेगा, मक्खन दूध से अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएंगे। तो अपकेंद्रण से दूध पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको पायस को अलग किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन से, अपकेंद्रण से। देखिए एक फोर्स होता है, बताता हूँ मैं क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये जैसे कि है आपको एक सर्कल है, यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, अंदर की तरफ, उसको सेंट्रीपीटल बोलेंगे, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल फोर्स या अपकेंद्रण बल। अभिकेंद्रण बल, अभिकेंद्री बल। बाहर जो लग रहा है वहाँ अपकेंद्रण है, अपकेंद्री बल। इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, दूध को जब मथा जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही दूध को अलग किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन से ही दूध को अलग किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट, ब्लड भी क्या है? एक तरह का कोलाइडी विलयन है। ब्लड भी एक तरह का कोलाइडी विलयन है, याद रखिएगा। दूध भी एक तरह का कोलाइडी विलयन है, याद रखिएगा, इत्यादि। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसकी वजह से खून जो का होता है वह लाल होता है, और उसमें आयरन पाया जाता है ब्लड में, याद रखिएगा। वॉशिंग मशीन भी जो है ना सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा जाता है, गोल 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 नचता है,
वॉशिंग मशीन भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, याद रखिएगा इसको। विनोइंग, अब है ओशाना। ओशाना क्या होता है, हम लोग गेहूं को के भूसा को गेहूं से अलग करते हैं, धान को अलग करते हैं, उसको ओसाना बोलते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, ओशाना, विनोइंग बोला जाता है इसको। ये जितने भी तथ्य मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा। अब एक मैं लिखा देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन, एक मैं क्रिस्टलाइजेशन लिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, अगले चैप्टर पे चलेंगे, इसका नाम है सॉल्यूशन। क्या बोल रहा था मैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि रवाकरण। रवाकरण क्या है, ठीक है, रवाकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है रवाकरण, इसमें इम्प्योरिटी को सॉल्वेंट में मिलाकर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसमें इम्प्योरिटी ना घुले, ठीक है। इसे धीरे धीरे ठंडा करने पर इसके रवा बन जाते हैं। प्योरिटी को सॉल्वेंट में मिलाकर तब तक गर्म किया जाए जब तक कि उसमें इम्प्योरिटी ना घुले, फिर इसे धीरे धीरे ठंडा करके रवा बना लिया जाता है। इसमें इम्प्योरिटी मिलाकर तब तक गर्म किया जा सकता है, तब तक गर्म किया जाता है जब तक और अशुद्धियां ना घुले, और अशुद्धियां ना घुले। फिर ठंडा करके, रवे प्राप्त करके रवे अलग किए जाते हैं। नोट इट, फिर रवा इससे अलग किया जा सकता है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या है। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए और सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे से अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आपको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सारा जो है वहाँ NCERT बेस्ड है। ओके, सारा की सारा मैं NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई भी फिक्र या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं जो कर रहा हूँ उसे आप पढ़ लेंगे तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, अगले पार्ट में करते हैं सॉल्यूशन को।